साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में पवन नाम का आदमी रहता था। पवन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही नेक और दूसरों की मदद करने वाला लड़का था। वो अपना गुजारा करने के लिए गांव में छोटे मोटे काम किया करता था और जब भी उसे समय मिलता वो दूसरों की मदद जरूर किया करता था। एक बार पवन बाजार से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति चोर चोर चिल्ला रहा था। वो खुद भी चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी, इस कारण वो काफी पीछे रह गया। तभी पवन ने देखा कि सामने से एक साधु दौड़ता हुआ आ रहा है। पवन ने साधु को देखा और सोचने लगा कि देखने में तो ये साधु लगता है, लेकिन ये दौड़ क्यों रहा है। फिर उसे बूढ़े आदमी का ख्याल आया जो चोर चोर चिल्ला रहा था, लेकिन पवन ने सोचा कि ये साधु चोर थोड़े हो सकता है। तभी बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ पवन के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई मैं इतनी देर से चोर चोर चिल्ला रहा हूँ। चोर तुम्हारे सामने से भाग गया, लेकिन तुमने चोर को पकड़ा तक नहीं। पवन ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहा, बाबा वो साधु के भेष में था, मैंने सोचा कि वो चोर कैसे हो सकता है। बूढ़े आदमी ने पवन की बात सुनकर कहा, बेटा कैसा साधु, वो एक बहरूपिया था। उसने पहले मेरा पीछा किया, फिर उसके बाद जो मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया हुआ था वो सब चुरा कर भाग गया। पवन ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहा, बाबा आप चिंता मत करो, आप यहीं रुको, मैं अभी चोर को पकड़ कर लाता हूँ। फिर पवन चोर के पीछे भागा। थोड़ा आगे जाने पर पवन ने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन था। वो आंखें बंद करके भक्ति कर रहा था। पवन ने जब साधु को देखा तो उसने सोचा कि ये वही बहरूपिया है जो बूढ़े आदमी के पैसे छीन कर भागा है। ये सोचकर पवन ने एक लकड़ी उठाई और साधु को मारने लगा और कहने लगा, एक तो बूढ़े आदमी के पैसे चुरा कर भागे हो और ऊपर से किसी को शक न हो, इसलिए साधु का भेष बनाकर यहाँ तपस्या करने बैठ गए। ये बोलकर पवन फिर से साधु को डंडे से मारने लगा। पवन मारते मारते साधु को अपशब्द भी बोल रहा था। तभी साधु की आंखें खुल गई। उसने पवन से कहा, अरे मूर्ख, एक तो तुमने मुझे तपस्या करते हुए उठा दिया और ऊपर से तू मुझे चोर बोल रहा है। फिर उसके बाद साधु ने पवन से कहा, तुमने जो मेरी तपस्या भंग की है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू 2 दिनों तक चोरी करता रहेगा। यही मेरा तुम्हारे लिए श्राप है। अब चला जा यहाँ से। पवन ने जब साधु की बात सुनी तो वो उनके चरणों में लेट गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा, बाबा मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। चोर ने बिल्कुल आप जैसा भेष बनाया हुआ था, आपके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और वो यहीं से भागा था। मैंने सोचा वो मुझसे बचने के लिए तपस्या करने का ढोंग कर रहा है, इसलिए मुझसे ये गलतफहमी हो गई। बाबा मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बाबा मुझे माफ कर दो और मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी भी पहुँच गया, जिसके पैसे और गहने चुराकर चोर भागा था। बूढ़े आदमी ने साधु से कहा, बाबा ये आदमी सही कह रहा है, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार मांग कर ला रहा था।
तभी चोर मुझसे पैसे छीन कर भाग गया। तब मैंने इस लड़के को मदद के लिए बुलाया और इसने अनजाने में आपको चोर समझ लिया। इसलिए बाबा, आप इसे श्राप न देकर माफ कर दीजिए। इसने तो मेरी मदद करने की कोशिश की थी। साधु ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहा, एक बार जुबान से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, लेकिन इस लड़के से ये सब अनजाने में हुआ है, इसलिए ये लड़का श्राप से मुक्त हो सकता है। तब साधु ने कहा, अगर कोई लड़की ये जानते हुए भी कि तुम चोर हो, उसके बाद भी तुमसे शादी कर ले तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। पवन ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा, मुझे किसी को परेशान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे में मैं किसी के यहाँ चोरी कैसे करूँगा। साधु ने पवन की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। जिसके पास बेशुमार दौलत हो, जिसमें से थोड़ी सी दौलत कम होने पर उसका कोई नुकसान ना हो, ऐसे लोगों के घर में तुम चोरी करके अगले दिन गरीब लोगों में बांट दिया करना। इस तरह तुम बहुत जल्दी श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने 2 दिनों तक कोई चोरी नहीं की तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को याद रखना। इस तरह श्राप देकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। बूढ़े ने उदास स्वर में पवन से कहा, बेटा, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें ये श्राप मिला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें चोर को पकड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। पवन ने बूढ़े की बात सुनकर कहा, बाबा, परेशान क्यों होते हो? आप उस समय और क्या कर सकते थे? होनी होकर ही रहती है। ये कहकर पवन वहाँ से चल दिया। पवन जाते हुए रास्ते में सोच रहा था कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। अब अगर मैंने अपने ही गांव में चोरी की तो मेरी बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर पवन ने निश्चय किया कि वो दूसरे गांव में जाकर चोरी करेगा। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि वो चोरी करेगा। पवन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, जल्दी से मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। दूसरी तरफ पवन के गांव के थोड़ी दूर गांव में एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम प्रियंका था। प्रियंका की शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन प्रियंका अपनी सहेली बबीता के साथ बाजार जाती है। रास्ते में प्रियंका ने उससे कहा, बबीता, मैंने सुना है तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अब ये तो बताओ, तुम्हारी शादी कब है? बबीता ने प्रियंका की बात सुनकर कहा, अगले महीने का मुहूर्त निकला है शादी का। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे रिश्ते के लिए पंडित जी से बात कर रहे थे। अब क्या पता तेरी शादी भी जल्दी से तय हो जाए। प्रियंका ने बबीता की बात सुनकर कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पिताजी हमेशा यही कहते रहते हैं कि एक बार मेरा विवाह हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। और ये बात तो न जाने वो कितनी बार कहते हैं। फिर बबीता बोली, जिस पंडित ने मेरा विवाह तय किया है, देखना वो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेगा। मैं ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि अगर हम दोनों का विवाह एक साथ हो गया तो कितना अच्छा होगा। ये बातें करते करते दोनों घर पहुँच गई। उसी दिन शाम के समय प्रियंका के पिता रोशन लाल काम से परेशान होकर घर आते हैं और आते ही बोलने लगते हैं कि लोग उधार सामान ले जाते हैं, लेकिन जब उनसे पैसे मांगता हूँ तो वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। जब प्रियंका के पिता बोल रहे थे तो प्रियंका ने बड़े प्यार से अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज बबीता मिली थी और वो कह रही थी कि आप मेरे विवाह के लिए पंडित जी से मिले थे, क्या ये बात सच है? रोशन लाल ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और मैंने तय किया है कि मैं उससे ही तुम्हारी शादी करूंगा।
प्रियंका ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी उसका नाम क्या है? रोशन लाल ने प्रियंका की बात सुनकर कहा, बेटा उसका नाम मनसुख है। फिर उसके बाद रोशन लाल ने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो ताकि मैं उसके बाद सो सकूं। प्रियंका के मन में शादी की बात चल रही थी। वो सोच रही थी कल जब मैं पानी लेने जाऊंगी तो बबीता से इस बारे में बात करूंगी। प्रियंका अपने पति का नाम मनसुख मान लेती है। दूसरी ओर पवन श्राप के कारण रात के समय चोरी करने के लिए निकलता है। पवन थोड़ा आगे गया तो उसे एक बड़ी हवेली नजर आई। उसने सोचा, ये कोई अमीर आदमी का घर लगता है, ये चोरी करने के लिए ठीक है। आज की रात में इसी घर में चोरी करता हूँ। ये सोचकर पवन दबे पांव घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर पवन देखता है कि घर का मालिक सो रहा था। पवन ने देखा घर के मालिक ने चांदी का कड़ा पहना हुआ है। पवन ने सोचा कि मैं ये कड़ा ही चुरा लेता हूँ। चांदी का कड़ा है, इसलिए इनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। पवन ने धीरे से उसका कड़ा उतार लिया। तभी पवन को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर पवन चौकन्ना हो गया। इस तरह पवन घर के कोने में जाकर छुप कर खड़ा हो जाता है। तभी पवन ने देखा कि कमरे के अंदर एक और चोर आया। पवन ने उसको देखा तो सोचने लगा कि लगता है ये कोई असली चोर है। फिर पवन ने छुपकर उसे देखने का फैसला किया कि वो क्या करता है। चोर ने जब देखा कि घर का मालिक सो रहा है तो उसने सोचा, पहले इसको चाकू से मार देता हूँ, फिर उसके बाद इसका पूरा घर आराम से लूटूंगा। पवन ने जब उसके हाथ में चाकू देखा तो सोचने लगा कि ये घर के मालिक को मारना क्यों चाहता है। पवन से ये देखकर नहीं रहा गया और वो छुपने के स्थान से बाहर निकल आया और चोर से चाकू छीनने की कोशिश करने लगा। पवन का शरीर काफी मजबूत था। पवन ने थोड़ी सी मशक्कत के बाद चोर के हाथ पैर बांध दिए। इस सारे शोर शराबे के बीच में घर के मालिक की नींद खुल गई। उसने जब पवन और चोर को देखा तो पवन से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और तुमने इसको बांधकर क्यों रखा है। तब पवन ने सारी बात घर के मालिक को बताई। घर के मालिक ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय अपने नौकर को भेजकर राज सिपाहियों को बुलाया। राज सिपाही आए और चोर को पकड़ कर ले गए, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद घर के मालिक ने पवन से कहा, इसका मतलब तुम भी यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तुमने चोरी क्यों नहीं की। तुम उस चोर के साथ मिलकर मुझे मारकर घर का सारा धन चुरा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी पहली चोरी है। पवन घर के मालिक की बात सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, इनको कैसे पता चला कि ये मेरी पहली चोरी है। फिर उसने सोचा, मैंने इसकी जान बचाई है, शायद इसलिए इन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। फिर पवन ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो, ये मेरी पहली चोरी है। मैं आपके हाथ का कड़ा चुरा कर जाने वाला था कि तभी चोर आ गया, इसलिए मैंने तब चोर को पकड़ लिया। ये कहकर पवन ने अपनी जेब से चांदी का कड़ा निकाला और घर के मालिक को दे दिया। घर के मालिक ने पवन से कहा, ये कड़ा तुम रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर घर के मालिक ने पूछा, जब तुम इतने अच्छे हो तो फिर चोरी क्यों कर रहे हो। पवन ने घर के मालिक की बात सुनकर कहा, ये एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ये कहकर पवन वहाँ से चला गया। घर का मालिक बड़ी हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा। अगले दिन पवन दूसरे गांव में पहुँचा, जहाँ पर प्रियंका रहती थी। गांव तक पहुँचने में पवन को बहुत समय लगा।
क्योंकि वो गांव उसके गांव से बहुत दूर था। 2 दिन हो गए थे, लेकिन पवन ने अभी तक कोई चोरी नहीं की थी और ये आखिरी दिन था। अगर आज भी उसने चोरी नहीं की तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। पवन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चोरी करने के लिए कोई घर ढूंढने लगा। चलते चलते पवन काफी थक गया था। उसे बहुत प्यास लग रही थी। तभी पवन को एक बड़ा सा घर नजर आया। उसने सोचा कि वहाँ जाकर थोड़ा पानी पिया जाए। ये सोचकर पवन ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। ये घर प्रियंका का था। प्रियंका ने जब दरवाजे की आवाज सुनी तो उसने दरवाजा खोला। बाहर उसने पवन को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? पवन ने उसकी बात सुनकर सोचा, मुझे तो यहाँ पानी पीना है, लेकिन ये लड़की मेरा नाम पूछ रही है। मेरे नाम से इसको क्या मतलब? तब पवन ने कुछ सोचकर कहा, मेरा नाम मनसुख है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? प्रियंका ने जब मनसुख नाम सुना, उसने सोचा, पिताजी भी यही नाम बता रहे थे, लगता है यही मेरे होने वाले पति हैं। ये सोचकर प्रियंका ने जल्दी से पवन को अंदर आने के लिए कहा और कहा, आप अंदर आइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पिताजी अभी घर पर नहीं है, शाम तक वापस आ जाएंगे, आप तब तक अंदर आकर बैठिए। पवन उसकी बात सुनकर हैरानी से सोचने लगा कि मैंने तो इसको पानी के लिए कहा था, लेकिन ये अपने पिताजी के बारे में क्या बता रही है। फिर पवन ने सोचा कि मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो अंदर जाकर पानी पीकर वापस आ जाता हूँ। पवन जब घर के अंदर गया तो उसने देखा कि घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। तभी प्रियंका ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद उसके लिए पानी लेने अंदर चली गई। अंदर जाकर प्रियंका ने सोचा, अच्छा हुआ मैंने अभी पकोड़े बनाए थे, पानी के साथ पकोड़े भी खाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद प्रियंका ने पकोड़े और पानी लाकर पवन को दिया और कहा, आप आराम से बैठकर पकोड़े खाइए, पता नहीं आप कब से सफर पर निकले हुए हैं, आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। पवन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था, ये पानी के साथ पकोड़े क्यों दे गई, और तो और अब खाने के लिए भी कह रही है। पवन को भूख तो लग रही थी, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। उसने सोचा पकोड़े खाकर उसके बाद खाना खाकर निकलता हूँ। तभी प्रियंका कमरे में आई और उससे कहा, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा, पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर किसी काम से आए हो या फिर? पवन ने उसकी बात सुनकर सोचा, मुझे लगता है कि ये लड़की मुझे कोई अपना रिश्तेदार समझ रही है। फिर उसने सोचा, जब तक पेट ना भर जाए तब तक इसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा। ये सोचकर पवन ने कहा, मैं यहाँ पर एक शादी में शामिल होने के लिए आया हूँ। प्रियंका ने पवन की बात सुनकर पूछा, आपके साथ कोई और भी आया है क्या? पवन ने कहा, मेरी माँ भी साथ में आई है, वो किसी दूसरे रिश्तेदार के घर में ठहरी हुई है और मैं यहाँ आपके घर आ गया हूँ। प्रियंका ने उसकी बात सुनकर कहा, आप यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब आप हाथ धो लीजिए, खाना तैयार हो गया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, बातें तो बाद में होती रहेगी। उसके जाने के बाद पवन सोचने लगा कि इसका घर देखकर लगता है कि ये बहुत अमीर है और वैसे मैंने अभी तक कोई चोरी भी नहीं की है, इसलिए यहाँ चोरी कर लूँगा तो मेरा काम भी हो जाएगा और मैं साधु के श्राप से भी मुक्त हो जाऊंगा। तब तक प्रियंका खाना ले आई, जिसे पवन बैठकर आराम से खाने लगा। खाना खाने के बाद पवन ने प्रियंका से कहा, अगर मैं आपको अपने आने का कारण बताऊं, तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? प्रियंका ने पवन की बात सुनकर
कहा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे तो अब हम दोनों को एक साथ ही रहना है। पवन उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन फिर वो बोला, मैं और मेरी माँ दोनों अकेले आ रहे थे, तभी रास्ते में हमारे पैसे गिर गए। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं। प्रियंका ने उसकी बात काटते हुए कहा, पैसे गिर गए मतलब? वैसे हमारे यहाँ चोरियाँ बहुत हो रही हैं, अब आप क्या करोगे? पवन ने कहा, मैं आपके पास कुछ पैसे लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जिसके विवाह में हम जा रहे हैं वो बहुत खास है। दुल्हन के लिए कुछ गहने खरीदने हैं। अगर आप मुझे अभी कुछ पैसे दे तो मैं बहुत जल्दी आपको पैसे वापस कर दूंगा। प्रियंका ने पवन की बात सुनकर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी ने मेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, वो मैं आपको लाकर दे देती हूँ, आप बाद में मुझे वापस कर देना। पवन ने उसकी बात सुनकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। प्रियंका ने कहा, आप ऐसा मत कहो, आपकी मदद करके मुझे अच्छा लग रहा है। आप रुके, मैं अभी अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। इस तरह प्रियंका पैसे लाकर पवन को दे देती है। पवन उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद प्रियंका के पिता घर वापस आते हैं। वो रोज जब भी दुकान से घर वापस आते थे तो बहुत परेशान रहते थे। वो हमेशा ही कहते थे कि मेरा मन करता है कि अपना काम किसी और को सौंप दूं, लेकिन क्या करूं? मेरा कोई वारिस भी तो नहीं है, इसलिए अब यही सोचा है कि बेटी की शादी के बाद सारा काम धाम दामाद को सौंप दूंगा और खुद आराम करूंगा। फिर रोशन लाल ने प्रियंका को आवाज लगाई। प्रियंका ने उनकी बात सुनकर कहा कि पिताजी, मैं यहीं पर हूँ, आपकी बातें मैंने सुन ली हैं। आप अपने दामाद के बारे में बात कर रहे हैं। आपके दामाद तो सुबह ही घर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भी कहा है। रोशन लाल ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, मेरा होने वाला दामाद घर आया था? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम दिन में सपना तो नहीं देख रही? प्रियंका ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, मैं भला दिन में सपना क्यों देखूंगी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो तो खाना भी खा कर गए हैं। रोशन लाल ने हैरानी से उससे पूछा, बेटा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है मेरा होने वाला दामाद? प्रियंका ने जब पिता की बात सुनी तो कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप उनका नाम भी भूल गए या फिर मेरे मुंह से उनका नाम सुनना चाहते हैं? अरे वही मनसुख जी आए थे। रोशन लाल ने हैरानी से पूछा, मनसुख? ये कौन है? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। प्रियंका ने चौंक कर रोशन लाल से कहा, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कुछ दिन पहले खुद ही तो उनका नाम बताया था और ये भी कहा था कि आपने एक रिश्ता तय किया है और होने वाले दामाद का नाम मनसुख है। प्रियंका की बात सुनकर रोशन लाल ने सर पीट लिया और बोला, बेटा, वो तो मैंने तुम्हें मजाक में कहा था। मैं मनसुख नाम के किसी लड़के को नहीं जानता और ना ही मैंने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखा है। कोई राह चलता उठाई गिरा खाना खाकर चला गया होगा। प्रियंका ने रोशन की बात सुनकर हैरानी से कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हो? क्या आप किसी मनसुख नाम के आदमी को नहीं जानते? फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैंने आपकी बात सच मानकर उस आदमी की कितनी सेवा की। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पिताजी? तब रोशन लाल ने कहा, बेटा, काम की वजह से मैं काफी परेशान था। तब तूने मुझसे पूछा होगा और मैंने भी ऐसे ही तुम्हें कोई नाम बता दिया होगा। मुझे क्या पता था कि तुम
किसी मनसुख नाम के व्यक्ति को घर बुलाकर खाना भी खिला दोगी? फिर रोशन लाल ने थोड़ा नरमी से कहा, चल कोई बात नहीं बेटा, भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। प्रियंका ने रोशन की बात सुनकर कहा, पिताजी सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसने तो मुझसे पैसे भी लिए हैं। रोशन लाल ने प्रियंका की बात सुनकर गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया बेटी, मैं तो मर जाऊंगा। फिर रोशन ने पूछा कि बेटा तुमने कितने पैसे दिए हैं उसको? प्रियंका ने कहा, पिताजी उसने सोने के गहने खरीदने थे, उसके लिए तो काफी पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने अपने विवाह के लिए इकट्ठे किए हुए सारे पैसे दे दिए। ये बात सुनकर रोशन लाल का चेहरा सफेद पड़ गया और बोला, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी जीवन भर की जमा पूंजी उठाकर उसको दे दी। इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर दिया बेटा? मुझे ये तो पता था कि तुम थोड़ी सी भोली हो, लेकिन बेटा अब तुमसे विवाह कौन करेगा? मुझे अभी राजा के पास जाकर इस बात की शिकायत करनी पड़ेगी। ये कहकर रोशन जल्दी से राजमहल चला गया। रोशन के जाते ही प्रियंका ने सोचा कि इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मैंने भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने मेरे पास से चोरी की और मुझे पिताजी की नजर में पागल साबित कर दिया। फिर प्रियंका ने सोचा कि जिस तरफ पवन गया है वो भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाएगी और पवन को ढूंढ कर ही रहेगी। इस तरह प्रियंका पवन की तलाश में उसी दिशा में चली गई जिस तरफ पवन गया था। उधर पवन जाते हुए सोच रहा था कि अच्छा हुआ आज मैंने चोरी कर ली, पागल लड़की ने मुझे खाना भी खिलाया और ढेर सारे पैसे भी दे दिए। पता नहीं मुझे क्या समझ के उसने ये सब किया। पवन अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे वही बूढ़ा आदमी नजर आया जिसके पैसे कल चोर छीन कर ले गया था। उसने बूढ़े आदमी को आवाज लगाई। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने पूछा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई क्या? क्या तुम साधु के श्राप से मुक्त हो गए? पवन ने कहा, नहीं बाबा मेरी शादी नहीं हुई। पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी का विवाह हुआ या नहीं? बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा कैसे होता, पैसे ना होने के कारण उसका विवाह स्थगित हो गया। अब जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता उसका विवाह नहीं होगा, इसलिए पैसों का इंतजाम करने के लिए सेठ के पास जा रहा हूँ जो सूद पर पैसे देता है। सेठ से पैसे ब्याज पर लेकर बेटी का ब्याह कर दूंगा। तब पवन ने कहा, बाबा आपको पैसों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे ले आया हूँ, ये लीजिए पैसे और अपनी बेटी का विवाह कीजिए। बूढ़े आदमी ने पवन से पैसे ले लिए और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, बेटा जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम कहाँ रहते हो, अपने बारे में मुझे बता दो। पवन ने बूढ़े की बात सुनकर कहा, बाबा आपको पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे मैं चोरी करके लाया हूँ, ये मेरे अपने पैसे नहीं हैं और चिंता मत कीजिए, मैंने ये पैसे किसी अमीर आदमी के घर से चुराए हैं, उन्हें इन पैसों को खोने का बिल्कुल भी गम नहीं होगा। बूढ़े ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे श्राप मुक्त और तुम्हारे जल्दी विवाह होने की अरदास करूंगा। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। ये सब कुछ प्रियंका पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद वो सामने आई और पवन से बोली, ओह चोर रुक जा, कहाँ जा रहा है? पवन प्रियंका को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गया और बोला, मैं तो अपनी माँ के पास जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? आप बताइए तो सही। प्रियंका ने पवन की बात सुनकर कहा,
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम कौन हो। मुझसे लिए हुए पैसों को उस बूढ़े आदमी की बेटी की शादी के लिए देते हुए मैंने तुम्हें देख लिया। इन सभी बातों से मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने ये पैसे चोरी क्यों किए? मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? और बूढ़ा आदमी किस श्राप की बात कर रहा था? तुम कौन हो और तुम्हारा असली नाम क्या है? पवन ने कहा, मेरा नाम पवन है। फिर पवन ने सारी कहानी प्रियंका को बताई जो पिछले दिनों में उसके साथ हुआ था, और ये भी बताया कि कैसे उसे श्राप मिला और कैसे खत्म होगा। इसके बाद पवन ने कहा, इस तरह मैंने अनजाने में साधु को नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अगर मैं 2 दिनों में एक चोरी ना करता तो मेरी मृत्यु हो जाती, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। यकीन मानो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। प्रियंका ने कहा, उस दिन मेरे पिता ने अनजाने में एक नाम बोल दिया और उसी नाम से तुम मेरे घर आ गए। तुम एक अच्छे इंसान हो। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे? पवन ने प्रियंका की बात सुनकर कहा, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी या नहीं? प्रियंका ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो। मेरे पिताजी मेरी बात कभी नहीं टालते। मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर लूंगी। इस तरह पवन के बारे में जानने के बाद प्रियंका उससे शादी कर लेती है और इस तरह से पवन श्राप से पूरी तरह से मुक्त हो गया। पवन रोशन लाल का व्यापार संभालने लगा और उनके साथ ही रहने लगा। साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की भगवान भी मदद करते हैं। जिस इंसान के अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है, भगवान उसको कभी भी परेशान नहीं होने देते और हमेशा उसका साथ देते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।